गुड मॉर्निंग कूल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत चटर्जी। तो आइए हम अपने खूबसूरत से चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट में आज एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, धातु एवं अधातु। ठीक है, तो देखिए हिंदी मीडियम में ये चैप्टर धातु एवं अधातु इसे बोला जाता है, इंग्लिश में इसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम हिंदी मीडियम के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो उसके लिए देखते हैं। इसमें हमें कुल 5 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद हम एक एक टॉपिक को डिटेल वाइज समझेंगे, है ना, जिससे कि आपका क्लास 10th का भी एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम होता है वो भी क्लियर हो जाए, और क्लास 10th से रिलेटेड जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक है धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। मतलब देखिए धातु और अधातु तो होते हैं, लेकिन उनके कुछ ना कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं ना, कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो वे क्या है, ठीक है, मतलब क्या क्या उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब क्या क्या भौतिक गुणधर्म है, मतलब वे कठोर होते हैं कि नहीं, तो उसको खींचा जा सकता है कि नहीं, वे आघातवर्ध होते हैं कि नहीं, आघातवर्ध मतलब उसको पीट कर पतला चादर में बदला जा सकता है नहीं, यही सब हम ये पहला टॉपिक पढ़ेंगे किसमें, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक जो है वो है धातु के रासायनिक गुणधर्म। अब देखिए धातु का कुछ ना कुछ रासायनिक गुणधर्म होगा। कैसे, देखिए धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी कभी, है ना, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी, क्या देना चाहती है, ठीक है, मतलब क्या प्रोडक्ट देगी, ठीक है, मतलब क्या उत्पाद देगी, है ना, फाइनल रिएक्शन के बाद। ठीक है, उसके धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके कैसा व्यवहार शो करेगी। ठीक है, और तीसरा टॉपिक में है धातु एवं धातु कैसे अभिक्रिया करती है। ये तो उसके रासायनिक गुणधर्म होगा। अब कैसे अभिक्रिया कैसे करती है, मतलब अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद होता है वो मतलब किस रेशियो में अभिक्रिया करती है, या फिर अभिक्रिया करने के बाद कौन से उत्पाद का निर्माण करती है, मतलब कौन से प्रोडक्ट का निर्माण करती है फाइनल रिएक्शन के बाद। ठीक है, उसके धातुओं को प्राप्त कैसे करते हैं। देखिए धातुओं को प्राप्त करने का बहुत सारा मेथड होता है ना, जिसको मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, जमीन के नीचे से निकालना, है ना, उसके इसी में अयस्क, उसके बाद गैंग, ये सब पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें इसी टॉपिक में यही सब पढ़ेंगे, धातुओं को प्राप्त कैसे करते हैं। ठीक है, तो संचारण, ठीक है, धातुएं संचारित होती है तो कैसे होती है, उसे किस प्रकार रोका जा सकता है, वो सभी चीज़ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, संचारण। ठीक है, तो आइए हम अब इस चैप्टर को अब स्टार्ट कर दे एकदम, है ना। देखिए ये 5 टॉपिक को पढ़ना है, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, ये टोटल चैप्टर आई थिंक 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और कोशिश करेंगे कम ही लेक्चर लगे, 4 लेक्चर या 5 लेक्चर। ठीक है, 5 लेक्चर भी ज़्यादा हो जा रहा है, 4 लेक्चर में छोटा छोटा वीडियो रहेगा, तो आप टिल द एंड तक बने रहेंगे। ठीक है, मैंने एकदम लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, फिर उसे समझते हैं। धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, अधातु के भौतिक गुणधर्म, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। अब इसमें क्या पढ़ना है, अब उसे ही हम लोग को देख। ठीक है, तो इस टॉपिक में देखते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। इस टॉपिक में सबसे पहला जो हमारा सब टॉपिक है, मैंने इसके अंदर का जो टॉपिक है वो है धातु। धातु क्या है, सबसे पहले उसे जानना है। देखिए धातु बहुत सिंपल चीज़ होता है, जो कि आघातवर्ध हो, जो तन्य हो, अगर आपने बुक में पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो इसका 4-5 गुण होता है, उसको हम लोग लिख देते हैं, उसको एकदम सरल शब्दों में लिखते हैं, उन्हें किताबी भाषा में नहीं। ठीक है, सरल शब्दों में लिखते हैं, और सरल शब्दों में लिखने के बाद उसको हम लोग समझाते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद आपको धातु एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो आप एकदम अपने भाषा में लिख के आएंगे, ऐसा यहाँ पर समझाएगा। ठीक है ना, ऐसा यहाँ पर समझाया जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसका पहला जो गुण है, यहाँ का कलम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो पहला गुण है वो है जो वस्तुएं आघातवर्ध हो, है ना, मतलब जो आघातवर्ध हो, जो आघातवर्ध हो। ठीक है, जो आघातवर्ध हो। आघातवर्ध होने का मतलब यानी क्या, यानी जिन वस्तुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है ना, मतलब पीट कर। देखिए आघातवर्ध मतलब जैसे मान के चलिए ये जैसे मान के चलिए एक मेटल है। ठीक है, ऐसे पतला है मेटल, मान के चलिए यही है ना जो मेरे हाथ में है। ठीक है, इसे पीट कर जब पतली चादर में बनाया जा सकता है ना, यानी ये धातु है ना, और ये रियली में एक धातु है। ठीक है, इसे पीट कर पतली चादर बना एकदम पूरा पतला किया जा सकता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है जो आघातवर्ध हो, यानी जिन वस्तुओं को
पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। समझ गए जो आघात वर्ध, यानी जिन वस्तुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, ये पहला गुण हुआ। अब दूसरा गुण, मतलब धातु को डिफाइन करने के लिए, धातु को परिभाषित करने के लिए इसका दूसरा गुण क्या है, जो तन्य हो। अब क्या इसका कहने का क्या मतलब है, ठीक है, जो तन्य हो, ठीक है, तन्य हो। ये धन्य नहीं लिखा है, तन्य है ना, तन्य हो। तन्य होने का मतलब देखिए, जिन वस्तुओं को खींच कर, है ना, यहाँ पे देखिए पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, किसमें, आघात वर्ध में। लेकिन तन्य में क्या होता है, जिन वस्तुओं को खींच कर, मान के चलिए कोई एक धातु, उसको खींच कर ऐसे लंबा यहाँ खींचते हैं, ऐसे कर खींचते हैं ना, तो खींच कर उसे पतली तार में बदला जा सकता है। ठीक है, और खींचेंगे तो तार जैसा ही बनेगा ना। ठीक है, तो जिन वस्तुओं को खींचकर पतली तार बनाया जा सकता है वो तन्य कहलाती है। ठीक है, तो धातु भी तन्य होती है। ठीक है, तो धातु जो तन्य हो, यानी जिन वस्तुओं को, जिन वस्तुओं को खींच कर, यहाँ पीट करने, ठीक है, खींच कर पतली तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तार बनाया जा सकता है। ठीक, उसके तीसरे नंबर में धातु क्या है, जो चमकती हो, यानी कि जैसे गोल्ड, सोना भी एक धातु है, जो कि आप अक्सर किसी को ना किसी को गिफ्ट करते हैं। ठीक है, करते हैं ना, सोने की अंगूठी, है ना, आप किसको गिफ्ट करते हो अलग बात है। ठीक है, तो गोल्ड भी एक धातु है ना, तो उसे धातु कहा जा रहा है क्योंकि देखिए गोल्ड चमकता है। ठीक है, तो धातुओं को डिफाइन करने के लिए और एक पॉइंट लिखा जा सकता है, जिनमें चमक हो, है ना, जिनमें चमक हो, मतलब जो चमकता हो। ठीक है, जिनमें चमक हो। यहाँ पे और एक चीज लिख लीजिए, और धातु के अपने शुद्ध रूप में, है ना, प्योर फॉर्म में। ठीक है, शुद्ध रूप में इसी प्रकार चमकने के गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से चमकने के, देखिए चमकने के गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। गुण को धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वर्ड है ना, धात्विक चमक। ऐसे पूछ सकते हैं कि धात्विक चमक किसे कहते हैं, तो लिखिए कि धातुएं चमकती है ना, और इसी प्रकार से धातुओं के अपने शुद्ध रूप में चमकने के गुण को धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट, कम से कम 5 पॉइंट लिखना जरूरी होता है ना डेफिनेशन में, एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, जैसे कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना, तो फिर ये सब पता रहना चाहिए, जो कि अच्छा समझ में आना चाहिए, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और चौथा नंबर का पॉइंट है, धातु उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। यानी कि धातु में से उष्मा मतलब हीट। ठीक है, हीट करेंगे, ठीक है, जैसे गर्म करेंगे धातु को, तो जैसे देखिए किसी भी धातु, जैसे लोहा को आप गर्म कीजिए फिर उसको छुइए, तो आपको एकदम अचानक से एक स्पर्श महसूस होगा। ठीक है, एक शॉक महसूस होगा कि गर्म लग रहा है। तो क्यों लग रहा है, क्योंकि धातु में उष्मा का सुचालक होती है, उसमें से उष्मा यानी हीट आर पार होती है। ठीक है, और धातु विद्युत का भी सुचालक होती है। जैसे आप किसी लोहा को करंट से जोड़ करके फिर लोहा को भी छुइए तो आपको शॉक लगेगा। ठीक है, क्यों लग रहा है, क्योंकि धातु विद्युत का भी सुचालक होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी सुचालक होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने में से पार होने देती है। ठीक है, तो वही पॉइंट है क्या, धातु उष्मा बोले तो हीट। ठीक है, उष्मा और विद्युत बोले तो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, के सुचालक
होते हैं। सुचालक मतलब समझ गए, ठीक है, जिसमें जो अपने में से ऊष्मा और विद्युत दोनों को आसानी से आर पार आने जाने देते हैं, ठीक है, सुचालक होते हैं। चौथा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट बहुत ही छोटा है। पांचवा पॉइंट क्या है? जो कठोर हो, है ना, जो सामान्यतः कठोर हो, माने जनरली जो कठोर होते हैं, ठीक है, जो सामान्यतः कठोर होते हैं, ठीक है, कठोर हो, जो जनरली कठोर होता है, ठीक है, जैसे लोहा देखिए कठोर होता है, ऐसा नहीं ना कि लोहा का पैसे कर खा गए चबा के, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है, जो सामान्यतः कठोर हो। अब जैसे कि लोहा नहीं, जैसे कि सोडियम भी एक धातु है, लेकिन उसे हम लोग चाकू से काट देते हैं तो मुलायम होती है, तो आप बोलेंगे सर अभी तो आप बोले कि जो सामान्यतः जो कठोर हो, है ना, लेकिन हम तो सोडियम को चाकू से काट दे रहे, तो फिर वो कठोर किस चीज़ का? पोटेशियम को हम चाकू से काट दे रहे हैं, है ना, तो फिर वो कठोर किस चीज़ का? तब तो आपका ये गलत हो गया। हम लोग नहीं, गलत नहीं हुआ। हम यहाँ पे एक वर्ड यूज किए सामान्यतः, जो जनरली कठोर है ना, जरूरी नहीं कि कठोर होगा, ठीक है, लेकिन हमें लगभग सब धातुएं कठोर होती है ना, एक दो को छोड़ के, जिनको छोड़ के तो अपवाद में आती है, ठीक है, एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें से सोडियम और पोटेशियम ये सब भी आता है ना, जिसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है, तो वो सब में लिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये लिखिएगा जो सामान्यतः कठोर हो, ये वर्ड लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। हो गया, यह हमारा धातु का पूरा परिभाषा हो गया, है ना। धातु के बारे में इतना पॉइंट लिख दिए, तो ये सब आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, सॉरी सब्जेक्टिव में। अब देखिए ये हो गया। अब हमारा एक टर्म जैसे आया था, क्या आया था, देखिए यहाँ पे एक टर्म आया था ना, एक आघातवर्ध, है ना, तो ये क्या होता है, इसे भी हम लोग को डिफाइन करना हो सकता है, पूछ ले कि आघातवर्धनीयता क्या है ना, या फिर आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ नोट करके लिख लीजिए, है ना, आघात वर्धनीयता, ठीक है, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। ओके, ठीक है, एग्जाम में सकते यही पूछ ले, है ना, तो किसे कहता है आघात वर्धनीयता। अभी बताएं कि कुछ धातुओं को पीट कर हम पूरा पीट कर पतली चादर में, है ना, मैंने पूरा पतला सीट में, ठीक है, सीट मतलब चादर, है ना, तो पतले चादर में बदल सकते हैं, मैंने उसको पूरा चादर के रूप में एकदम बदल देंगे, ठीक है। तो धातुओं के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। अभी बताएं, ठीक है, ऐसे पीट के हथौड़े या किसी से भी पीट के, मान के चलिए ये हमारा एक धातु है ना, मान लीजिए लोहा है, लोहा भी एक धातु है, इसको पीट रहे एकदम पूरा पतली चादर में, है ना। अब एकदम मेरा हाथ देखिए, ऐसा इतना पतला चादर हो गया, ठीक है, इतना पतला चादर, ठीक है, ये देखिए, ये मान के चलिए इसे पीट के इतना पतला, ये मेरा हाथ ही मान के चलिए, ठीक है, इतना पतला चादर में बदल दिए, तो इस गुण को क्या कहेंगे, आघातवर्धनीयता धातु का, ठीक है। तो यही है क्या, इसका डेफिनेशन ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर, है ना, जिसको सीट बोलते हैं, ठीक है, में बदला जा सकता है ना, बदला जा सकता है या बनाया जा सकता है। धातुओं के इसी गुण को क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं, इसी गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। देखिए ये सब जो पॉइंट है ना, ये सबका याद रहता है ना, लगभग आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक है, ये सबका याद रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ यहीं वीडियो देख के 13 मिनट वीडियो देख के आप छोड़ के चल गए हैं, ठीक है, आपको लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में कुछ एक्सेप्शन जो अपवाद जो कि एग्जाम में आता मैक्सिमम को नहीं पता रहता, ठीक है, वो भी बताया जाएगा, इसी लास्ट तक बने रहिए, तो आपको सारा ये लेक्चर क्लियर होगा। इस लेक्चर में बहुत कुछ नया भी मिल सकता है, ठीक है, जो कॉम्पिटिशन में अक्सर पूछा जाता है और बच्चा को नहीं पता रहता, ठीक है। चलिए हो गया, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आघातवर्धनीयता किसे कहते हो गया। अब इसी प्रकार हो सकता है पूछ लेगा तन्यता किसे कहते हैं, ठीक है। तो तन्यता भी ऐसे ही बताएं, क्या बताएं तन्यता, बताइए क्या बताएं। इसका आप डेफिनेशन हम नहीं लिख रहे, क्योंकि ये जैसे ये समझाए थे, तो लेकिन इसका लिख के दिखा दें, तो ये भी तो यहाँ समझाए थे, क्या समझाए थे, देखिए यहाँ पर धातु के दूसरे गुण में देखिए क्या लिखा था, जो तन्य हो, यानी जिन वस्तुओं को खींचकर पतली चादर में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तन्यता में क्या लिखिएगा, धातुओं को खींचकर, ठीक है, धातुओं को खींचकर पतली तार के रूप में बदला जा सकता है, और धातुओं के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, है ना, यहाँ लिखने का जरूरत नहीं, क्या बताएं तन्यता, धातुओं को खींचकर
पतली तार में, है ना, तार में, ठीक है, बदला जा सकता है। तो धातुओं की इसी गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ एक नोट लगा के लिख लीजिए, ठीक है, नोट लगा के। बेटर होगा कि आप नोट साथ साथ ही बनाएं, है ना, ठीक है, क्योंकि अपना नोट्स बनाना सबसे बेटर होता है, ठीक है। यहाँ का कलम चेंज कर, ठीक है, नोट लगा लिख लीजिए। 1 ग्राम सोना को, है ना, 1 ग्राम जो सोना होता है ना, ये आश्चर्य कर देने वाली बात है। 1 ग्राम सोना यानी गोल्ड, ठीक है, सोना मतलब वो सोना नहीं जो आप रात भर सो रहे, ठीक है। 1 ग्राम सोना यानी गोल्ड को खींच कर, ठीक है, हम बहुत लंबा तार बना सकते हैं ना। कितना लंबा? 2 किलोमीटर लंबा। 1 ग्राम सोना को खींच कर 2 किलोमीटर लंबा तार, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए ये कितनी आश्चर्य कर देने वाली बात है कि 1 ही ग्राम सोना है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही सोना है, ठीक है, लेकिन उसको खींचकर 2 किलोमीटर कम नहीं होता है, ठीक है, 2000 मीटर, है ना, लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। ये गोल्ड का खास बात है, ये इतना ज़्यादा तन्य होता है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अतः सोना यानी गोल्ड, है ना, अतः सोना गोल्ड बहुत ही ज़्यादा तन्य होती है, ठीक है, क्योंकि इसे 2 किलोमीटर लंबा तार खींचकर बनाया जा सकता है ना। गोल्ड को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। अतः सोना बहुत ही ज़्यादा तन्य होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तन्य होती है। हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक नोट लगा लिख लीजिए, है ना, ये नोट हो सकता है एक फुल फॉर्म है, ठीक है, वो पूछ लिया जाता है कभी कभी, ऐसे नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, है ना, अगर मान के, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा, है ना, हथियार लेके रेडी। पीवीसी का फुल फॉर्म, ठीक है, पीवीसी का फुल फॉर्म, ठीक है, पीवीसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, इसको हिंदी में अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना। अब देखिए अगर कोई पूछ देता है कि हाँ चलो आप तो बता दें, ठीक है, कि पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है वो तो हम बता दें, ठीक है। हल्का सा यहाँ कैमरा हल्का डिस्टर्ब हो गया था। चलिए देखिए यहाँ बताएं कि पीवीसी है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे हल्का सा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है, इसीलिए हल्का रुक गया। तो देखिए अब पूछ देता है कि चलो पीवीसी का फुल फॉर्म तो पता है, ठीक है, लेकिन इसका क्या यूज होता है। तो देखिए पीवीसी क्या होता है हम बता दे रहे, ठीक है। पीवीसी जो होता है ना, देखिए बिजली के तारों में ना कुछ एक लपेट दिया जाता है ना, कुछ एक वस्तु लपेट दिया जाता है, उसी वस्तु को पीवीसी बोलते हैं, ठीक है, पीवीसी, है ना। देखिए बिजली के तारों में रबड़ भी लपेट दिया जाता है, और कभी कभी पीवीसी एक और वस्तु लपेट दिया जाता है, तो जिस वस्तु को लपेटा जाता है वही है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो पीवीसी जो कि बिजली के तारों में है ना, बिजली के तारों के ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है, बिजली के तारों के ऊपर चढ़ाया जाता है। ओके, ठीक है। चलिए अब हम देखिए वीडियो में जो बने रहने बोले हैं ना, तो बने रहने बोले क्योंकि अब जो हम पढ़ाने वाले हैं, मतलब अब जो हम बताने वाले हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके अगर आप लिख रहे साथ साथ में, जो कि अच्छा बात है अगर आप लिख रहे हैं ना, क्योंकि लिखना चाहिए साथ साथ में, ठीक है, अपना नोट्स बेटर होता है। तो अब देखिए ये इसी के लिए यहाँ हम आपको लास्ट तक वीडियो में रहने बोले, ठीक है। लिख लीजिएगा कुछ इम्पोर्टेंट बातें, है ना,
कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि आपको करना हो, ठीक है। इसको टॉपिक ही बनाते क्या, कुछ इम्पोर्टेंट बातें, ओके, है ना। ये देखिए सबको एक ही तो पता था, लेकिन हम आपको सारा चीज़ जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट बात है वो हम बता देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये सब एज इट इज़ याद रखिएगा कि एग्जाम में यही सब ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में यही सब ज़्यादा पूछा जाता है क्या। देखिए जैसे पहला है ना, सोना तथा चांदी, ठीक है। सोना तथा चांदी, सोना यानी सोना को, इसको रुकिए अच्छा समझ देते, ठीक है। ये है ना सोना, जिसको हम लोग AU है ना, गोल्ड, तथा चांदी, चांदी यानी सिल्वर, ठीक है, जिसको आई थिंक AG से डिनोट करते हैं। हाँ, सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं होती है, ठीक है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं होती है, ठीक है ना। ये अब एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि सबसे अधिक आघातवर्ध धातुओं के उदाहरण दे, या फिर ऐसा लिख देगा कि सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं होती है, और 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें से एक ऑप्शन में सोना रहेगा, है ना, और 3 ऑप्शन में कुछ अलग रहेगा, या फिर एक ऑप्शन में चांदी रहेगा और 3 ऑप्शन में कुछ अलग रहेगा, या फिर एक ऑप्शन में सोना तथा चांदी दोनों अलग रहेगा, बाद में 3 ऑप्शन में कुछ अलग अलग दो धातु दे देगा, ठीक है। तो उसमें से सोना और चांदी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर आपको पता है, ठीक है, नहीं फिर आप छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो हम तो आपको पढ़ा दें तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ लिख दे रहे, सिल्वर तथा कॉपर, है ना, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, यानी जो ऊष्मा को आसानी से, हीट को, ठीक है, आसानी से आर पार आने जाने देते हैं। कौन, सिल्वर तथा कॉपर, है ना। सिल्वर लिख दे रहे, ठीक है, सिल्वर जिसको AG से डिनोट करते हैं, तथा कॉपर, है ना, जिसको CU से डिनोट करते हैं। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के, है ना, ऊष्मा बोले तो हीट, है ना, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। इस बार से आपका जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है ना, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आप इसको समझ के चलिए। ऐसे पूछ दे कि ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन कौन से धातु होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से सिल्वर या कॉपर कुछ भी दे सकता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, यानी जो ऊष्मा को आसानी से आर पर आने जाने देते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट यहीं पे है ना, कुछ आपका जैसे कि 6-7 पॉइंट है, 6-7 पॉइंट है, 6-7 नहीं, हाँ वही 6-7 पॉइंट है, ठीक है। उसको आपको याद रखना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, आपको समझ में भी आ रहा है पॉइंट सब, ठीक है। जैसे कि अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेड तथा मरकरी, है ना, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। देखिए ये तो सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी चालक होते हैं जो ऊष्मा को आर पार आने जान देते हैं। अब ऐसे कुछ धातुएं हैं जो ऊष्मा को आर पार आने जाने नहीं दे सकती हैं, ठीक है, आसान से आर पर होने, मतलब आसान से ऊष्मा को, हीट को आर पार आने जाने नहीं दे सकती, उनका वो उतना औकात नहीं होता, ठीक है। तो कौन कौन से धातु हैं, लेड, ठीक है, जिसको PB से डिनोट करते हैं, लेड तथा मरकरी, ठीक है, लेड तथा मरकरी, ठीक है। तो देखिए लेड तथा मरकरी, ठीक है, मरकरी यानी Hg, ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जो ऊष्मा को आर पार आने जाने नहीं दे सकती, इतना उनका औकात नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी प्रकार से है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको और भी अच्छा से देखिएगा, मरकरी, ठीक है, यानी Hg एक ऐसी धातु होती है, ठीक है, एक ऐसी धातु होती है, ऐसी धातु होती है। देखिए आप हमेशा जानते हैं कि जो धातु होती है वो सामान्यतः कठोर होती है। देखिए अभी धातु गुणधर्म में लिखा है ना कि जो सामान्यतः क्या लिखे थे, देखिए जो सामान्यतः कठोर होती है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए, मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर, कमरे के रूम का जो टेम्परेचर है उस पर भी वो
द्रव अवस्था में रहती है, यानी लिक्विड स्टेट में रहती है, यानी कि वो कठोर नहीं होती, यानी वो सॉलिड नहीं होती, ठीक है, लिक्विड होती है। तो ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, तो इसे पूछ सकता है, ठीक है, पूछने का जो चांस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मरकरी यानी Hg एक ऐसी धातु होती है जो कि कमरे के ताप पर भी, जो कि कमरे के ताप पर है, रूम टेम्परेचर पर, ताप पर द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में, ठीक है, इसको इंग्लिश से यहाँ लिख दे रहा था कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा था है ना, इससे पहला पॉइंट लिखा है मरकरी वाला, है ना, ठीक है। मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, है ना, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अभी लिखा है ना पॉइंट, अब इसके बाद वाला पॉइंट लिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट क्या है, गैलियम तथा देखिए कुछ ऐसी धातुएं हैं जैसे कि लोहा का अगर आप हाथ में रख रहे हैं तो वो क्या होता है, पिघलता है, नहीं पिघलता, ठीक है, क्योंकि लोहा मजबूत होता है, कठोर होता है। उन धातुओं को अगर हाथ में रखते हैं तो नहीं पिघलता, लेकिन कुछ एक ऐसी धातुएं होती है जिसका हाथ में रखने पर ही वो पिघलने लगता है। क्यों पिघलने लगता है, क्योंकि उनका जो गलनांक होता है, जो गलने की क्षमता होती है ना, वो बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। गलनांक पॉइंट जो है ना, गलनांक बिंदु काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कौन से धातु होते हैं, तो गैलियम तथा सीजियम, ठीक है, गैलियम तथा सीजियम, ठीक है, ऐसे ही बना दे, ठीक, गैलियम तथा सीजियम, ऐसे धातुएं होती है जिनको हथेली में रखने पर, यानी हाथ में रखने पर, ठीक है, यहाँ रखने पर, हथेली में रखने पर ही पिघलने लगता है, ठीक है, पिघलने लगती है। क्यों पिघलने लगती है, क्योंकि पिघलने लगती है, ठीक है, क्योंकि इनका गलनांक बहुत ही कम होता है, ठीक है, इनका गलनांक बहुत ही कम होता है ना, गलनांक बहुत ही कम होता है, ओके। और एक लास्ट पॉइंट है ना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद आपका ये लेक्चर खत्म होने वाला है, ठीक है, काफ़ी छोटा लेक्चर है। कुछ क्षारीय धातु, ठीक है, मैंने कुछ बेस मेटल्स है ना, बेसिक मेटल्स, कुछ क्षारीय धातु में कौन कौन से होती है, मतलब किनका प्रकृति क्षार होता है ना, तो जैसे कि आपका जैसे कौन कौन सा हो गया, जैसे कि लिथियम हो गया, है ना, Li जिसको बोलते हैं, ठीक है, लिथियम, है ना, Li, ठीक है। सोडियम हो गया आपका, इसको Na से डिनोट करते हैं ना, Na। फिर आपका पोटेशियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम के, है ना। तो कुछ क्षारीय धातु हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये क्या होते हैं, इतने मुलायम होते हैं, है ना, ये इतने मुलायम है ना, इतना सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, कोमल होते हैं कि इनको अगर चाकू से भी काट देना तो ये कट जाता है, ठीक है, कि इन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है, कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक, चाकू से भी काटा जा सकता है। देखिए मेटल तो, जो मेटल होता है, जो धातु होते हैं, वो सामान्यतः क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन ये इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटने पर, ऐसे अगर चाकू चला देंगे तब भी ये कट जाता है, ठीक है, तो कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहीं पर आपका ये जो चैप्टर ने, ये लेक्चर जो है ये समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद और आई थिंक 3 लेक्चर लेना पड़ेगा, उसके बाद चैप्टर आपका पूरा कंपटीशन वाइज भी खत्म हो जाएगा, और आपका किसी भी एग्जाम में
इस चैप्टर से मैंने 10 क्लास के लेवल का कोई भी क्वेश्चन है आप हिला देंगे, ठीक है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव छोटा मोटा एग्जाम हो, जैसे कि आपका पॉलिटेक्निक है ना, बिहार पॉलिटेक्निक, और भी कई सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है, वो सब, और आपका बोर्ड एग्जाम कोई भी है ना, ठीक है। तो 3 लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है, आई थिंक, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही था, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।